गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मॉर्निंग से आफ्टरनून हो गया। गुड आफ्टरनून सर। तो हम लोगों ने पहले क्लास में ये पढ़ा था कि जावा प्रोग्राम को किस तरीके से हम बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं और फिर बाइट कोड का प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। तो अब बात करेंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वर्ड की। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तो क्यों? तो प्लेटफॉर्म का मतलब क्या? जहां पर हमें उस लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करना है। अब वो प्लेटफॉर्म में कई अपने अपने लिमिटेशंस होते हैं एंड अब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी में मतलब क्या होता है? जब कंपाइलेशन होता है तो हम सोर्स कोड को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करते हैं। Means the compilation is the process of converting the code that we have typed in our language into the computer understandable machine language। अब मशीन लैंग्वेज की डिपेंडेंसी मशीन टू मशीन होती है। किसी मशीन में कुछ आपका साइज के कोड एग्जीक्यूट होते हैं, कुछ में कुछ साइज के एग्जीक्यूट होते हैं। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि it does not depend upon the platform where they has been used. When we compile the program, the compiler check for syntactical error कि क्या कोई syntactical error तो हमारे कोड में नहीं है, यानी लिखने का तरीका बिल्कुल सही है और जितने भी errors होते हैं अगर होते हैं उनको हमारे स्क्रीन पर शो कर देते हैं। Now, in order to execute the program, we have to rectify all the errors. तो पहले हमको सारे एरर्स को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, फिर उन एरर्स को सही करना पड़ता है और उसके बाद से हमको रिकम्पाइल करना पड़ता है। तो जब हम रिकम्पाइल करते हैं तो फिर से वो मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है और ये चेक करता है कि सारे सिंटैक्टिकल एरर्स सही हो गए हैं कि या सिंटैक्टिकल एरर अभी भी कोई परसिस्ट कर रहा है। The Java compiler compiles the code to the bytecode that is understood by the Java environment. That doesn't understand, that is not a machine language, that is not a machine code, that is a byte code. तो byte code को जो है मशीन लैंग्वेज नहीं होती, इसलिए सीधे आप उसे मशीन पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? JVM का यूज करते हैं, यानी जावा वर्चुअल मशीन का। जावा वर्चुअल मशीन क्या करती है? वो बाइट कोड को ट्रांसलेट करती है जिस एनवायरनमेंट में उसको यूज किया जा रहा है बेटा? क्या कह रहे हैं? कोई कुछ कह रहा था बेटा? कोई क्वेरी? अब अगर आप सी को देख लीजिए तो सी में सीधे कंपाइलेशन होता है, यानी जो कोड कन्वर्ट होगा वो सीधे मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट होगा। अब मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट हुआ तो वो मशीन टू मशीन डिपेंडेंसी उसकी हो जाएगी, इसलिए वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होगा, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होगा। जबकि जावा में हम क्या कर रहे हैं? उस कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। बाइट कोड इज नाउ अंडरस्टूड बाय द जावा एनवायरनमेंट एंड वी कैन एग्जीक्यूट दिस code on any platform in words. Due to the bytecode compilation process, the interpretation by the browser, Java program can be executed on a variety of hardware and operating system. अगर ये bytecode ना होता, ये machine language कोड में होता, तो machine dependency आती। अब bytecode में
तो जिस मशीन का JVM बना हुआ है आप उसको उस JVM पर आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लियर है? The Java compiler is written in Java itself and the interpreter is written in C. The Java interpreter can execute Java code directly on any machine on which Java interpreter has been installed. तो Java interpreter किस में लिखा गया है? C में लिखा गया है। Java compiler किस लैंग्वेज में लिखा गया है? बेसिकली Java में लिखा गया है। तो आप जावा कोड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी भी ऐसी मशीन में जहां पे जावा इंटरप्रेटर पहले से ही इंस्टॉल्ड है, यानी जहां पे JVM है वहां पे आप जावा प्रोग्राम्स को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लियर है? Now there are three things: application, applets and servlet. तो एप्लीकेशंस क्या होते हैं? जावा में हम तीन तरह के प्रोग्राम्स बना सकते हैं। वो तीन तरह के प्रोग्राम्स है एप्लीकेशंस, एप्लेट्स एंड सर्वलेट्स। एप्लीकेशन कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय ए JVM. In fact, Java can be used to develop programs for all kind of application. Hot Java itself is a Java application program, whereas applets are the small Java programs which are designed for internet applications. An applet located on a distance computer can be downloaded via internet and executed on a local computer using a Java enabled browser. And we can use the graphical interface also, means हम animated graphics का यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स गेम्स बना सकते हैं, हम जावा एप्लेट का यूज करके किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं जहां पर सर्वर पे हमारा प्रोग्राम रहता है और उस प्रोग्राम को हम क्लाइंट पे डाउनलोड करके एग्जीक्यूट कराते हैं। क्लियर है? Since applets are embedded in HTML and run inside a web page, creating and running applets are more complex in creating application. क्योंकि उसके लिए आपको दो एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत है, एक वेब पेज बनाना पड़ेगा और HTML डॉक्यूमेंट के अंदर उसको यूज करना पड़ेगा। स्टैंड अलोन प्रोग्राम कैन रीड एंड राइट फाइल्स एंड परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन दैट एप्लेट कैन नॉट डू। एन एप्लेट कैन ओनली रन इन ए वर्ल्ड वाइड वेब, means on a web browser. The web browser include a JVM that provide an execution environment for the applet, and it also require a tool that is called applet viewer to assess the how the applet is running. Clear है? This utility is included, मतलब जो आपका एप्लेट्स को डेवलप करने के एप्लेट व्यूअर नाम की यूटिलिटी को इंक्लूड किया गया है JDK में। JDK का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट, मतलब अगर जावा में आपको कोई भी प्रोग्राम बनाने हैं तो आपको JDK का यूज करना पड़ेगा। तो इट इज यूज्ड टू टेस्ट एप्लेट्स। इन दिस मैनर एन एप्लेट रिटन बाय एनी डेवलपर इन द वर्ल्ड may be dynamically downloaded from the web server and executed on a client PC or workstation. Whereas servlet is a mini server-side program similar to applet. Defined in Java servlet application programming interface, it enables to extend the functionality of web server. Means जो servlet होती है वो आपकी client side execute ना होकर server पे execute होती है। They are the server-based applications. सर्वलेट और एप्लेट में अंतर क्या है? एप्लेट डाउन होके क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट करती हैं, सर्वलेट जो है आपकी सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होती है। क्लियर है?
क्लियर है भैया? यस सर। It is enabled to extend the functionality of web server. It is particularly used for producing dynamic web content. अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, डायनेमिक वेब कंटेंट का मतलब क्या होता है, बता सकता है? यस सर। जो कंटेंट से डेटा के अकॉर्डिंग से चेंज होता रहे, तो स्टैटिक होता है, डायनामिक होता है। मतलब डिपेंडिंग अपॉन द डेटाबेस आपके जो कंटेंट ऑल्टर होते रहते हैं उनको डायनामिक कहते हैं। जैसे हम आजकल CMS मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं, जैसे वर्डप्रेस है। तो वर्डप्रेस एक तरीके का क्या है, आपका डायनामिक साइट बनाने के लिए यूज किया होता है। आपने एक बार पेज बना दिया तो फिर आपको डेटा जो है बार बार जो है ऑल्टर कर सकते हैं अगर आप डेटाबेस में चेंजेस करते हैं। तो सर्वलेट्स के पास तमाम तरह के इस तरह के एडवांटेज होते हैं ओवर द एप्लेट्स। उनकी एफिशिएंसी देख लीजिए, पोर्टेबिलिटी देख लीजिए, रिसोर्सेस कम यूटिलाइज करते हैं, सर्वर पे ही एग्जीक्यूट होते हैं, तो उनकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो फास्ट होती है क्योंकि वो रिसोर्सेस का यूज कर रहे हैं, सर्वर का यूज कर रहे हैं। और दो आपस में उनका इंटीग्रेशन ज्यादा स्ट्रांग होता है कंपैरेटिवली टू एप्लेट्स। क्लियर है? तो तीन तरीके एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं, एक एप्लीकेशन है, एक एप्लेट है, एक सर्वलेट। तो एप्लेट्स को व्यू करने के लिए एप्लेट व्यूअर की जरूरत है। सर्वलेट आपका एप्लेट की तरह होता है पर एप्लेट डाउनलोड होता है क्लाइंट यूज साइट पे और फिर एग्जीक्यूट होता है, जबकि सर्वलेट आपका सर्वर से सीधे एग्जीक्यूट हो जाता है। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो जावा सोर्स कोड है, उसका जावा कंपाइलर है। एप्लीकेशन होगा तो जावा इंटरप्रेटर का यूज करेगा, और अगर एप्लेट टाइप होगी तो जावा इनेबल ब्राउजर उसको आउटपुट की तरफ डाइवर्ट करेगा। तो ये अंतर हो जाता है एप्लेट और एप्लीकेशन में डायग्रामेटिकली। क्लियर है? क्लियर है बेटा ये चीज? यस सर। अब जेडी की यानी जावा डेवलपमेंट किट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? एक जावा सी होता है। जावा सी का मतलब क्या होता है? जावा कंपाइलर। तो जावा कंपाइलर कन्वर्ट द जावा सोर्स कोड इनटू बाइट। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए पहले आप जावा सी लिखेंगे और उसके बाद वो फाइल नेम लिखेंगे जिसका आपने एक्सटेंशन डॉट जावा दे रखा है, यानी हमारी सोर्स फाइल। क्लियर है? अटेंडेंस लगाते रहिएगा। अभी केवल जो है 24 बच्चों ने अटेंडेंस लगा रखी है, फिर ये मत कोई कहेगा कि अटेंडेंस भूल गया। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है? जावा सी लिखेंगे, उसके बाद फाइल का नाम जिसके साथ डॉट जावा एक्सटेंशन लगा हुआ। क्लियर है? उसके बाद जावा इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट द जावा एप्लीकेशन बाइट कोड फ्रॉम क्लास फाइल। तो आप उसका लिखेंगे जावा और उसके बाद फाइल नेम डॉट क्लास। इसके अलावा एक और फाइल होती है जिसे हम लोग जार फाइल कहते हैं, जिसे जावा आर्चिव फाइल कहते हैं। दैट इज द जार फाइल जनरेटर। जार फाइल अलाउ द मल्टीपल जावा क्लासेस एंड रिसोर्सेज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन कंप्रेस फाइल। यानी अगर आपके पास मल्टीपल इनपुटेड क्लासेस हैं, आपके पास कई सारे क्लासेस हैं जिनको कंबाइन करके एक एप्लीकेशन आपको बनाना है, तो आप
उसके लिए जार फाइल बनाओगे। जार के लिए आप जावा आर्काइव फाइल जनरेटर के बारे में यूज करेंगे, जो मल्टीपल जावा क्लासेस और रिसोर्सेज को यूज करके सिंगल फाइल में कंप्रेस करके सेंड कर देंगे। क्लियर है बेटा? जार एक तरह से रार फाइल ही होती है जिसको कंप्रेस फाइल करते हैं। और रार फाइल में आप कोई भी चीज को कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब आपके डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जार फाइल में आपकी केवल जावा फाइल्स होंगी। क्लियर है? अब आप यहां देखिए, there are certain steps that are involved in building and running the Java program. सबसे पहला क्या होता है? टेक्स्ट एडिटर। हम टेक्स्ट एडिटर में क्या करते हैं? अपने सोर्स कोड को टाइप करते हैं और उसके बाद उसको कंपाइल करते हैं। अगर कोई एरर आती है तो फिर से हम टेक्स्ट एडिटर में जाते हैं, उसको सही करते हैं, फिर से कंपाइल करते हैं। जब सही तरीके से कंपाइलेशन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कोड आता है उसको हम बाइट कोड के नाम से जानते हैं। क्लियर है बेटा? फर्स्ट और सेकंड स्टेप क्लियर है? यानी यहाँ पे हमने टेक्स्ट एडिटर का यूज किया। टेक्स्ट एडिटर में सोर्स कोड को हमने लिख लिया और उसको कंपाइल किया। अगर कोई एरर आ गई तो हमने फिर से सिंटैक्टिकल एरर को रिमूव करके फिर से टेक्स्ट एडिटर में गए, वहां से एग्जीक्यूट किया और उसको दोबारा एग्जीक्यूट कर दिया। जब सही तरीके से हो जाएगा तो हमारा जावा बाइट कोड बन जाएगा। अब जावा बाइट कोड में या तो वो एप्लेट हो सकता है या एप्लीकेशन हो सकता है। अगर एप्लेट होगा तो वेब ब्राउजर के थ्रू जाएगा और एप्लेट व्यूअर में जाके वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो आपका रिजल्ट जो भी आएगा वो कहाँ पहुंचेगा? वो आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। नहीं तो वो वेब ब्राउजर पे जाएगा। अगर एप्लीकेशन है तो वो जावा आपका इंटरप्रेटर उसको इंटरप्रेट करेगा और फिर जेवीएम उसको रन टाइम एरर्स के लिए चेक करेगा और एक्सेप्शंस को हैंडल करेगा। तो ये आपके स्टेप्स हैं कि किस तरीके से जावा प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता है। बेसिकली 4 स्टेप्स हैं। पहला टेक्स्ट एडिटर, दूसरा कंपाइलर, तीसरा ये आइडेंटिफाई करना कि एप्लेट है कि एप्लीकेशन, क्योंकि दोनों का एग्जीक्यूशन मोड का तरीका अलग अलग चेंज होता है। क्लियर है? ये चीज क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। इस पर्टिकुलर साइकिल को हम एडिट, कंपाइल एंड रन साइकिल ऑफ जावा प्रोग्राम भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए राइट ड्रॉ द एडिट, कंपाइल एंड रन साइकिल ऑफ जावा प्रोग्राम, तो आपको यही बनाना है। क्लियर है? यस सर। तो स्टेप इन्वॉल्व इन बिल्डिंग एंड रनिंग द जावा प्रोग्राम, सबसे पहले क्रिएट योर सोर्स कोड, कंपाइल द कोड टू द प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट और द बाइट कोड। इफ सिंटैक्स error occurs, return to your editor and fix the error. Now run your program using applet viewer if you are creating an applet or the Java interpreter. If runtime error occurs, return to your editor and fix them. Otherwise, your program output will be shown to you. तो इस तरीके के स्टेप्स होते हैं किसी भी जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। क्लियर है बेटा? तो अब बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। अगर देखा जाए तो जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उनमें ये 6 प्रॉपर्टीज होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट क्लास इंकैप्सुलेशन,
एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इन चीज़ों को हम एक एक करके कवर करेंगे। जो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। क्योंकि जो लैंग्वेज इन सारे कंपोनेंट्स को एनकम्पास करती है, उसको ही हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं होगी। तो एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी इज नोन एज ऑब्जेक्ट। एक फंक्शनल ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। फंक्शनल ओरिएंटेड लैंग्वेज में हम फंक्शनैलिटी को ही मेन मानते थे और उसके ऊपर हम चीज़ों को डेवलप करते थे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट मानते। तो कोई भी रियल वर्ल्ड की एंटिटी आपकी अगर ऑब्जेक्ट है तो वो आप अगर कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगी। तो हर एक ऑब्जेक्ट का एक शेप होगा, एक साइज होगा और कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। क्लियर है? Objects are key to understanding the object-oriented technology. Any real-world entity we find is known as object. जैसे हमारे पास मान लीजिए ये पेन है, तो पेन एक ऑब्जेक्ट है। इसका साइज होगा, इसका शेप होगा, इसका स्टेट होगा, इसका बिहेवियर होगा। तो वो सब उसके क्या है? क्लियर है बेटा? यानी जितनी भी पेन की कैटेगरी में आएंगे, जो ऑब्जेक्ट्स पेन की कैटेगरी में आएंगे, उनके अंदर ये सारे कॉमन फीचर्स होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। तो कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें ऑब्जेक्ट में? कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ भी रखा है, क्या होता है ऑब्जेक्ट। अब ये आप देख रहे हो, तो अगर आप देखो यहाँ पे तो ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें कुछ फील्ड्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, कुछ बिहेवियर्स हैं। तो ये पूरा एक सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट है, यानी इट्स अ कलेक्शन ऑफ सम फील्ड जहाँ पर हम उनकी स्टेट के बारे में डाल रहे हैं। जैसे नाम हो गया, एज हो गया, सेक्स हो गया, ये उनकी फील्ड है। अब बिहेवियर उसका क्या होगा भाई, एक्सेप्टिंग वैल्यूज ट्रू या फॉल्स हो सकती है, विजिबिलिटी ट्रू या फॉल्स हो सकती है, ये बिहेवियर हो गया। अब फायदा क्या है ऑब्जेक्ट बनाने का? The bundling code into individual software object provides a number of benefits that include modularity. Means कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, तो अगर आपको कोई भी चेंज करना है तो आपको एक ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, वो ऑब्जेक्ट का चेंज हर उस जगह आपको रिजेंबल कर जाएगा जहां जहां आपने उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यूज कर रखा है। क्लियर है बात? नहीं क्लियर है तो फिर से सोचो। मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, उसके साथ जो है 10 उसके एट्रीब्यूट्स अटैच हैं। तो अगर हम उस एक बंडल में हम कुछ भी ऑल्ट्रेशन करेंगे तो उनकी जहाँ जहाँ अवेलेबिलिटी होगी, जहाँ जहाँ उनकी एक्सेसिबिलिटी होगी, जहाँ जहाँ वो एक्सेस हुए होंगे, वहाँ वहाँ ऑटोमेटिकली वो चीज़ें अपडेट हो चुकी होंगी। जैसे मान लीजिए तरुण ने अपना नाम तरुण कुमार कर दिया था, तरुण कुमार वर्मा से तरुण कुमार कर दिया। अब मान लीजिए हमने इसका एक क्लास ऑब्जेक्ट नहीं बना रखा है, तो कहीं इनका तरुण कुमार आएगा, कहीं कहीं तरुण कुमार वर्मा आएगा। लेकिन अगर हमने एक पर्टिकुलर जगह को यूज कर रखा है और वहीं पे सारे ऑल्टरेशन कर रहे हैं, फिर जितनी भी चीजें हमको दिखाई पड़ेंगी वो सारी चीजें कहाँ दिखाई पड़ेंगी?
जहां जहां हमने उस ऑब्जेक्ट को पास कर रखा होगा, जहां जहां क्रिएट कर रखा होगा, उस हर जगह पे वो चीज हमको मिलेगी। क्लियर है? इसके अलावा इंफॉर्मेशन हाइडिंग में भी हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। By interacting only with an object method, the details of internal implementation remain hidden from the outside world. अब जब ऑब्जेक्ट के जितने भी मेंबर्स होते हैं उसको केवल मेंबर फंक्शन ही एक्सेस कर सकते हैं। अब जब मेंबर फंक्शन केवल उसको एक्सेस करेंगे तो जो बाहर के मेंबर्स हैं, जो बाहर से डेटा एक्सेस होता है, वो एक्सेस नहीं होगा। तो इसलिए आपका जो डेटा है वो बाहर की दुनिया से, जो आउटर वर्ल्ड है, उससे हाइड रहेगा हमेशा। तो इसे आपका जो है डेटा हाइडिंग भी कहा जाता है, कि हम ऑब्जेक्ट्स बनाकर इनकैप्सुलेट कर लेते हैं और डेटा को हाइड कर लेते हैं। क्लियर है बेटा? तो आज फिलहाल अभी यहीं तक पढ़ेंगे। कल पहला लेक्चर है मेरा, कल लेक्चर में हम लोग आगे भी पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। और आज अभी जो है लैब आज आपकी शुरू होगी, तो लैब के लिए भी हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या हम लोगों को लैब में करना है। आज 2-1 की लैब है, 2-1 की लैब है ना आज। तो हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे, हम उसके बारे में भी उसको पढ़ लेंगे। ठीक है? सर ग्रुप किस वेज पे डिवाइड हुए हैं? सर ग्रुप का हम लोग को पता नहीं है ना, 2-1 2-2। रतन सर से आपका इसमें कोर्स कॉन्ट्रैक्टर कौन है? मधुकर सर है ना? मधुकर सर हाँ, तो मधुकर सर से बेटा आप पूछ लीजिए कि कहाँ तक की ग्रुप 1 आपका पड़ेगा और ग्रुप 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मेरे को लगता है पहले की जो आपके 21 या 20 लोग होंगे वो ग्रुप 1 में होंगे, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ आपको, रतन सर हैं वो बता रहे हैं कि कौन सा किस ग्रुप में है, किस रोल नंबर तक किस ग्रुप में हो जाएंगे। और अब तो आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर चलेगा, आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर मालूम भी होंगे। एक सेकंड बेटा। रोल नंबर 21 तक, 1 से लेके 21 तक के आपके 21 ग्रुप में है, यानी 2-1 ग्रुप में है। और बाद के जितने भी जो है 22 बच्चे जो है वो 2-2 ग्रुप में है। यानी जो आपका ग्रुप का नंबर है 2-1, वही आपकी स्ट्रेंथ है। क्लियर है बेटा? ओके सर। सो सी यू टुमारो। थैंक यू। थैंक यू सर। सर हाँ बताइए। सर जो अभी लैब है वो ग्रुप 2-1 की होगी, 2-2 की नहीं होगी?